नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एक कंपनी में, एक फर्म में कितने तो भी स्तरों पर काम बांटा जाता है। कोई ओनर की लेवल पर होता है, कोई मैनेजमेंट की लेवल पर होता है, कोई डिपार्टमेंट हेड की लेवल पर होता है, कोई क्या कहना चाहिए, डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय के फॉर्म में होता है, तो कोई सामान्य कर्मचारी के फॉर्म में होता है। बराबर। ओनर वो तो मालिक है बाबा। मैनेजमेंट आप जितने भी देखते होंगे, जितने भी सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, ये सब मैनेजमेंट में आते हैं, जो सब देखभाल का काम संभालते हैं कि बाबा कंपनी कैसी चल रही है, आगे और क्या क्या कर सकती है, अभी फिलहाल क्या दिक्कतें आ रही है, इन सब के ऊपर क्या सुझाव हो सकता है, इन सब बातों के ऊपर विचार करने वाली वो मैनेजमेंट की टीम होती है। उनके नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब कोई फाइनेंस का, मतलब क्या कहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, फाइनेंस मैनेजर है, कोई एचआर का मैनेजर है, कोई परचेज का मैनेजर है, कोई प्रोडक्शन का मैनेजर है, कोई सेल्स का, कोई मार्केटिंग का। ऐसे तरह तरह के डिपार्टमेंट बनाए होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना हेड होता है। ठीक है। अब उनके नीचे वो अकेले थोड़ी ना काम करेंगे, उनके नीचे सुपरवाइजर होते हैं, या फिर अकाउंटेंट लोग होते हैं, या सामान्य एम्प्लॉय होते हैं। तो ये सब नीचे के लेवल में आ जाएंगे। और एक होता है पांचवा लेवल, जहां पर सभी कर्मचारी वर्ग आते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि ऑफिस बॉय के टाइप, या जितने भी स्वीपर आदि होते हैं, वे सारे के सारे इस सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये सब लेवल 5 में आ जाएंगे। अब इसको इस क्या 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 कहना चाहिए, इस ट्री डायग्राम कहिए या फिर फ्लो चार्ट को समझने के बाद एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए कर्मचारी को छुट्टी चाहिए, मतलब सिक्योरिटी गार्ड है, उसको छुट्टी चाहिए। क्या वो अपनी मर्जी से छुट्टी पे जाएगा? नहीं, वो छुट्टी पे अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। उसको अपने मैनेजर को पूछना पड़ेगा, मतलब जो भी उसके ऊपर एम्प्लॉय है, जो सुपरवाइजर है, उसको पूछना पड़ेगा। जो भी वहाँ प्लांट पर काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको पूछना पड़ेगा। ठीक है। मान के चलिए सुपरवाइजर को ही छुट्टी चाहिए। सुपरवाइजर किसको पूछेगा? वो डिपार्टमेंट के हेड को पूछेगा। बराबर। अच्छा, अगर मान के चलिए डिपार्टमेंट हेड ना कहे तो सुपरवाइजर की कुछ चल सकती है? कुछ नहीं चल सकती। उसने ना कहा, बस इसकी बात ये काट सकता है। सुपरवाइजर कहे सर हमें इस तरह से ये काम करना है, मैनेजर कहे नहीं हमें ये काम नहीं करना है। अब मैनेजर ने कहा तो बस बात खत्म है। सुपरवाइजर की बात को काटने में या उसको ओवर रूल करने में वो मैनेजर सक्षम होता है। परंतु क्या इस मैनेजर की भी बात को कोई काट सकता है? तो कह रहे हाँ, जितने भी मैनेजर लोग हैं ना, जनरल मैनेजर है, सीईओ है, या इनके भी ऊपर जितने भी लोग हैं, इनकी बातों को काटने के लिए, सॉरी, ये मैनेजर लोगों की बात को डिनाई करने के लिए, ओवरराइड करने के लिए ये मैनेजमेंट के लोग सक्षम होते हैं, जिससे भी टॉप मैनेजमेंट लेवल कहा जाता है, वे सब कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात, जो इतनी सबसे हायर पोजीशन पे है ये मैनेजर लोग, क्या इन मैनेजर लोगों की भी बात को कोई उड़ा सकता है? कौन उड़ा सकता है? उनके लिए बॉस कौन है? ये जनरल मैनेजर वगैरह की बात को कौन काट सकता है? मालिक। एग्जैक्टली जो ओनर है, जो मालिक है,
वो उसकी बात को काटेगा। पर मतलब सब मैनेजर लोग कहे कि ये धंधा बहुत अच्छा बन रहा है, हमें इस धंधे में आगे बढ़ना चाहिए, ओनर कहेगा नहीं, मुझे नहीं लगता इस धंधे में कोई ज़्यादा मार्जिन रहेगा, जो कुछ भी बात करते हैं, ज़्यादा मार्जिन रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, या इसमें रिस्क ज़्यादा है, अपना पैसा यहाँ पर ज़्यादा अटक कर रहेगा, रिटर्न ज़्यादा फटाफट नहीं होगा, बहुत लॉन्ग टर्म के बाद इसमें से ब्रेक इवन मिलता है, जो कुछ भी बातें हैं, ये सब कहने के बाद, चर्चा करने के बाद ओनर उनकी बातों को टाल सकता है, उड़ा सकता है। पर अब मेरा प्रश्न है, उस ओनर की या जो मालिक है, उस मालिक की बात को कौन टालेगा? वो खुद ही। वो अभी के लिए एक उत्तर तो ये हो सकता है कि कोई नहीं टाल सकता, और एक उत्तर ये भी बन सकता है कि या वह स्वयं काट सकता है। बाबा उसको स्वयं विचार है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो धंधा अच्छा है, अपन को करना चाहिए, वो कह देगा स्वयं। देखिए, ये माना कि ओनर के ऊपर कोई नहीं है, परंतु वह ओनर, वो मालिक, वो खुद की बात को जरूर टाल सकता है। बराबर, पहले उसने कुछ कमेंट किया होगा, वो कमेंट चेंज कर देगा। ये नयों में भी ऐसी ही बात है। पांचवा नए, सॉरी, छठवें नए की अपेक्षा पांचवा नए व्यवहार हो जाता है। मतलब पांचवें नए की बात को छठवां नए काट सकता है। कैसे काट सकता है? अरे तू अशुद्धता है, मैं कम से कम एक देश शुद्ध तो हूं, मेरे में एक देश शुद्ध पर्याय है, तेरे में क्या है? तेरे में तो राग द्वेष पड़ा हुआ है, मेरे पास राग द्वेष नहीं, मेरे पास अंशतः वीतरागता जरूर उत्पन्न हुई है, तो मैं तेरे से बड़ा हूं। तो एक सुपीरियरिटी या सीनियरिटी की अपेक्षा छठवां ने पांचवें ने को व्यवहार ठहरा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, सातवां ने तो कहेगा मैं तो पूर्ण शुद्ध हूं, आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी, क्या कहना चाहिए, ये वर्ड नहीं मिल रहा है, मैं सभी गंदगी से दूर हूं, मैं तो निर्मल पर्याय से युक्त द्रव्य हूं, तू तुझमें तो भी, तू तो एक देश निर्मल है रे, मैं तो पूर्ण निर्मल हूं, मुझे तेरे से ज्यादा और बातें पता है। तो ऐसा कह करके सातवें नए के लिए छठवां नए व्यवहार हो गया। अब सातवां नए जो पूर्ण निर्मल पर्याय है, क्या उस पूर्ण निर्मल पर्याय को भी कोई टाल सकता है? तो कह रहे हैं हाँ, वो आठवां नए जो है परम शुद्ध निश्चय नए, वो इस सातवें नए के विषय को टाल देगा, या उसके नजर में ये सातवां नए भी व्यवहार ही बना रहेगा। ध्यान रहे, यहाँ व्यवहार मतलब कोई झूठा असत्यार्थ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना। तो व्यवहार मतलब क्या? व्यवहार मतलब होता है निषेध्य। चलिए एक ना छोटा सा आपको महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आपको थोड़ा सा राइटिंग करा दूं, मतलब एक दो पॉइंट लिखाने हैं। हर जगह व्यवहार, ये लिखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको अभी ना व्यवहार के कई सारे अर्थ बताऊंगा, किस प्रकरण में क्या अर्थ लगाना है, या आपको अपनी सूझबूझ लगा करके समझना होगा। ठीक है, हर बार कोई आपके पास रह करके उंगली पकड़ पकड़ करके आपको कोई बताए कि यहाँ ये अर्थ लगेगा, व्यवहार का ये अर्थ समझना है, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए व्यवहार के जिनागम में, या व्यवहार इस शब्द का प्रयोग जिनागम में किस किस अर्थ में किया गया है, ये अभी हमें समझना चाहिए। ठीक है, लिखिए व्यवहार के अर्थ। पहला असत्यार्थ, असत्यार्थ कहिए, अभूतार्थ कहिए, कुछ भी चलेगा। असत्यार्थ, अभूतार्थ, कुछ भी एक ही है। एक मिनट, हाँ, भेद, व्यवहार का एक अर्थ होता है भेद। एक व्यवहार का अर्थ होता है उपचार। कितने अर्थ हुए? क्या बताया? चार। उपचार, उपचार, तीन अर्थ हो गए। चौथा अतन्मयता, चौथा अर्थ है अतन्मयता। पांचवा पराश्रित। ये व्यवहार का अर्थ पराश्रित कैसे हुआ? एक सूत्र है,
पराश्रितो व्यवहारा स्वाश्रितो निश्चया। जिस भी, अच्छा अब इसकी बात मैं अभी अभी आज की कक्षा में करूंगा, बस अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बता दिया, पराश्रितो व्यवहारा स्वाश्रितो निश्चया। विशेष खुलासा आने वाले समय मतलब आज की कक्षा में कर लूंगा। व्यवहार का एक अर्थ होता है शुभ भाव। व्यवहार का एक अर्थ क्या होता है? शुभ भाव। एक अर्थ होता है अप्रयोजन भूत। व्यवहार का एक अर्थ क्या बनता है? अप्रयोजन भूत। और व्यवहार का एक अर्थ बनता है निषेध्य। क्या अर्थ बनता है? निषेध्य, अर्थात जिसका निषेध किया जा सकता है या निषेध किया जाता है। कितने जनों ने अर्थ लिखे? सभी अर्थ लिख लिए? जी भैया जी। ठीक है, बस एक जन ना थोड़ा रिपीट करके बताइए, तो फिर मैं समझूंगा कि आगे बढ़ना है या नहीं। पहला है असत्यार्थ अभूतार्थ, दूसरा है भेद उपचार अतन्मयता बराबर, पराश्रित हाँ शुभ भाव, ठीक है, अप्रयोजन भूत बराबर निषेध। बराबर, करेक्ट। अच्छा, आपने भेद और उपचार ये तो अलग अलग लिखे हैं ना? हाँ, भेद और राइट राइट, भेद और उपचार ये अलग अलग है, ठीक है। भेद और भेद मतलब व्यवहार कैसे? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ये भी एक परिभाषा बनती है। तो उस अपेक्षा से हमने कहा कि जो भेद को प्राप्त हो उसे व्यवहार कहते हैं। अब गुण भी भेद को प्राप्त होते हैं, इसलिए गुण भेद को अपन ने व्यवहार के नए में ले लिया। क्या हुआ? आवाज ब्रेक हो रही थी भैया जी, आई नहीं। मेरे यहाँ तो अच्छा नेटवर्क है। बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अभी आ रही है? क्लियर है? हाँ, अभी बरोबर। ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूं कि भेद, अब व्यवहार का एक अर्थ भेद कैसे हुआ? क्योंकि भेद से व्यवहार, अभेद से निश्चय, ठीक है। पराश्रित के व्यवहार में मैंने कहा था पराश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार स्वाश्रितो निश्चय। और भी परिभाषाएं हैं, क्या है? जो सत्यार्थ रूप सनिश्चय कारण सो व्यवहारो। अभी सत्यार्थ ये निश्चय और असत्यार्थ वो व्यवहार, ये भी एक अर्थ बता दिया मैंने आपको। फिर कहीं कहीं पर व्यवहार का अर्थ शुभ भाव में शुभ भाव के रूप में प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं, और फिर निश्चय का अर्थ शुद्ध भाव के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए एक और, अभी अच्छा ठीक है, इसकी चर्चा बाद में ही करूंगा, बट एक अर्थ हमने ये भी लिखा है व्यवहार मतलब निषेध्य। तो अब आइए अपने प्रकरण में। मैं तो ये कह रहा हूं कि सातवें नए की बात को भी कौन टाल सकता है? आठवां नए टाल सकता है। मतलब आठवें नए की अपेक्षा या आठवें नए की नजर में सातवां नए भी क्या हुआ? निषेध्य। और अच्छे से बोलिए। व्यवहार हो गया, सिंपल। मैं अब प्रकरण क्या चल रहा है? अभी निश्चय व्यवहार का चल रहा है, ठीक है। तो सातवां नय यह भी व्यवहार हो सकता है, कैसे? आठवें नय की अपेक्षा से। क्यों क्यों? क्योंकि ये बात हमने पहले ही देखी थी, आगे आगे के नय पीछे पीछे नयों का निषेध करते हुए ही अपनी स्थापना करते हैं, ठीक है। मतलब पिछले नय का निषेध और अगले नए की स्थापना, ये ऐसी हो सकती है। मतलब जब तक पहले का नय शांत नहीं हो जाता या टेक बैक नहीं करता, तब तक अगला नय उपस्थित नहीं हो सकता है। आठवें नय का विषय क्या है? अब अपन अपने प्रकरण में आ रहे हैं। आठवें नय का विषय वो द्रव्य। कौन सा द्रव्य? शुद्ध द्रव्य। कैसा है वो द्रव्य? जिसमें पर्याय की
गंध नहीं। पर की छोड़ो, पर्याय की भी गंध नहीं है। वो आता है ना, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। अरे वहां तो पर की गंध कही थी, आठवां ने क्या कह रहा है, अरे पर तो छोड़ो, पर्याय की भी गंध नहीं है। क्यों? अरे पर्याय और द्रव्य ये तद्दन जुदी भिन्न बातें हैं। कैसे? अरे दोनों का स्वरूप न्यारा नारा है। ये अपन ने 2-3 दफे इसके ऊपर चर्चा की। दोनों का स्वरूप न्यारा है, एक नित्य है, एक अनित्य है, एक क्षणिक है, एक स्थायी है। पर्याय एक समय की है, द्रव्य अनादि अनंत है, अनादि है और अनंत भी है, वर्तमान में तो है ही। तो जब इन दोनों के स्वरूप में ही साम्यता नहीं है तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? और यह द्रव्य पर्याय का कर्ता कैसे बने? कोई नित्य अवस्था या नित्यता अनित्यपने की कर्ता कैसे हो? संभव ही नहीं है। अगर ऐसा हो तो क्या दिक्कत होगी? कल की बात, नित्य अनित्य के साथ साथ नित्य वस्तु के भी नाश का प्रसंग बनेगा। क्या कहा फिर से? यदि नित्य वस्तु अनित्य वस्तु की कर्ता बने, भोक्ता बने, स्वामी बने या उससे अभिन्न किया जाए तो क्या दिक्कत होगी? उस अनित्य वस्तु के साथ साथ नित्य वस्तु के भी नाश का प्रसंग बनेगा। माना कि द्रव्य बिना पर्याय के होती नहीं है, वो नित्य वस्तु भी उस अनित्य अंश के बिना पाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य एज अ होल। अब आती है प्रमाण की बात। प्रमाण की बात करें तो प्रमाण के द्रव्य में वो शुद्ध अंश भी है, नित्य अंश भी है, अनित्य अंश भी है। प्रमाण थोड़ी ना ऐसा बाइफरकेट करता है कि ये शुद्ध द्रव्य है, मतलब क्या कहना चाहिए, ये बिना पर्याय वाला द्रव्य, ये पर्याय वाला द्रव्य, ऐसा थोड़ी ना बाइफरकेट करता है। प्रमाण के लिए तो पर्याय वाला द्रव्य ही द्रव्य होता है। ये बात हमें जान लेनी चाहिए। ये तो आठवां न्याय है जो पर्याय को देखता ही नहीं है, पर्याय इसकी दृष्टि में आती ही नहीं है। कल मैंने आपको कहा था ना कि राग आदि कहिए, पर्याय कहिए, द्वेष कहिए, आठवें न्याय की अपेक्षा इनकी सत्ता ही नहीं मानी जाएगी। कितने जनों की याद आ रहा है? मैंने कल 5वां, 6वां, 7वां और 8वां न्याय इनमें बराबर राग आदि घटित करके दिखाए थे। राग आदि का कर्ता कौन? तो 5वें न्याय की अपेक्षा बताया था मैंने। कोई बिना देखे बोल सकेगा? वो 5वें न्याय की अपेक्षा जीव, बराबर। फिर 6ठे न्याय की अपेक्षा कर्म, ओके। और 7वें न्याय की अपेक्षा तो जीव और कर्म का संयोग में राग आदि की उत्पत्ति ही नहीं है, ऐसे। राइट। और 8वें न्याय में ऐसे था कि राग आदि है ही नहीं। करेक्ट, बहुत बढ़िया। 8वां ने तो राग आदि की सत्ता या पर्याय की सत्ता ही नहीं मानता है। उसके लिए द्रव्य मतलब वो शुद्ध द्रव्य ही है। देखिए देखिए देखिए, एक छिलके सहित बादाम है और एक बिना छिलके सहित बादाम है, ठीक है? असली बादाम कौन सी? प्रश्न है मेरा, असली बादाम कौन सी? छिलके वाली या बिना छिलके वाली? दोनों ही। दोनों भी? दोनों ही बिना छिलके वाले। हाँ, असली में। अच्छा चलिए बादाम भी छोड़िए, क्योंकि कोई कह सकते हैं हम तो छिलके के साथ बादाम खा लेते हैं। हाँ। ना ना ना, वो नहीं। ऊपर का वो बोल रहे हैं, उसका शेल रहता है, वो बोल रहे हैं? शेल नहीं, छिलका ही, छिलका। ओके, ठीक है। अच्छा चलिए बादाम को भी छोड़िए, फिलहाल आम का उदाहरण लेते हैं। आम का बेहतर रहेगा। छिलके वाला आम अपने लिए प्रयोजनभूत है या बिना छिलके वाला आम हमारे लिए प्रयोजनभूत है? कौन सा खाएंगे? बिना छिलके वाला। बिना छिलके वाला। छिलके के साथ खाएंगे तो क्या होगा साहब? कल से हमको ढोर ये उपाधि मिलने लग जाएगी, हम मनुष्य नहीं ढोर हो जाएंगे, ठीक है? एनीवे, हमारे प्रयोजनभूत है वो बिना छिलके वाला आम। प्रश्न है मेरा, बाजार में आप आम लेने जाएंगे, आपको छिलके के साथ मिलेगा या बिना छिलके वाला मिलेगा? अच्छा बाजार की भी छोड़िए, बाजार की भी छोड़िए, बाजार में भी कोई उसको छिलका उतार करके बेचने को रखने बैठा है,
हो सकता है ना कि बाबा आजकल तो सब हो गया है कि स्लाइस्ड मैंगोज, पील्ड पोमोग्रेनेट्स, पील्ड पीज, वो मतलब छिलके उतारे वाले मटर, अनार, सब मिलता है, सुधार करके ही मिलता है, दाने वाने सब निकाल करके मिलते हैं, तो बाजार में तो ये मिल सकता है। प्रश्न है, प्रकृति के पास जाएंगे, आम के पेड़ के पास जाएंगे, तो आम के पेड़ पर आपको एक हाथ तो भी आम ऐसा मिलना चाहिए जो बिना छिलके वाला हो। नहीं मिलेगा। क्यों? तो नहीं हो सकता। हाँ, आम मिलेगा तो आपको छिलके के साथ ही मिलेगा। उसी प्रकार द्रव्य है सो पर्याय से युक्त ही है, परंतु प्रयोजन कितना है हमारा? प्रयोजन तो हमारा उस गरी से है, उस बिना छिलके वाले आम से। प्रयोजन क्या है हमारा? हमारा प्रयोजन उस पर्याय से नहीं, वो पर्याय ने जिस वस्तु का आश्रय लिया है उस द्रव्य से हमारा प्रयोजन है। ठीक है, उदाहरण ये एक हो गया। मतलब बात इतनी है कि क्या मुख्य करना और क्या गौण करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आम हमें छिलके के साथ ही मिलेगा, परंतु हमें छिलके को करना है गौण, उस गरी को करना है मुख्य। केला भी हमें मिलेगा, छिलके के साथ ही मिलेगा, पर उस छिलके को करना है गौण, उस दली को करना है मुख्य। और क्या उदाहरण ले सकता हूं मैं? चलिए थोड़े और उदाहरण लेता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। घर घर का एकदम हॉट टॉपिक है, करेले की सब्जी पसंद नहीं आती। हाँ, ये हमारे घर पे दिक्कत नहीं है, हमारे घर पे करेला अच्छे से खाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक सहज ही मैं बात कह दूं, जितनी भी प्राकृतिक रूप से कड़वी चीज होती है वे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, मतलब स्वास्थ्यकारी मानी जाती है। जैसे करेला है, मेथी दाना है। मैं पत्ता मेथी की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्ता मेथी तो अब वैसे भी पत्ता होने से अपक्ष है। मेथी दाना की बात कर रहा हूं मैं। मेथी दाना कड़वा होता है, अच्छा नहीं लगता, परंतु वो स्वास्थ्यकारी बताया गया है। नीम है, स्वास्थ्यकारी बताया गया है। तो जितनी भी प्राकृतिक रूप से कड़वी चीज होती है वो अच्छी लगती है, सॉरी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, रक्त शुद्धिकरण का काम वे करते हैं, ऐसा बताया जाता है। अब नादान कोई बच्चा था, थोड़ा सा जिसको ऐसी समझ नहीं थी, थोड़ा छोटा बच्चा था, मान के चलिए 7-8 साल का बच्चा था। माँ ने उसको करेले की सब्जी थाली में परोसी, और साथ ही साथ मान के चलिए तोरई की भी सब्जी है, मान के चलिए तोरई की भी सब्जी है और एक करेले की सब्जी बनी है। बच्चा करेला देख करके क्या करता है, उसका प्राइमरी रिएक्शन क्या होता है? मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब ये नहीं कहना उसको पसंद आ रही होगी तो फटाफट खा लेगा, ये नहीं कहना। मुंह बिगाड़ेगा, और क्या? मुंह बिगाड़ेगा, बराबर, नाक बहुत सिकोड़ेगा। मम्मी को क्या कहेगा? मम्मी पहले ये हटाओ, पहले ये करेला यहां से हटाओ। मम्मी का क्या जवाब होता है? मम्मी कहेगी ठीक है बेटा, तुम मत खाना, वैसे ही रहने दो। बच्चा कहता है नहीं, तुम इसको हटा ही दो। मां क्या कहती है? अरे तुम मत खाओ ना, पड़े पड़े मतलब उस बर्तन में पड़े पड़े तुम्हारे क्या मुंह में घुसने वाला है? देखो बच्चे को क्या करने नहीं आ रहा है, उसको गौण करते नहीं आ रहा है। वस्तु सामने हुई तो क्या हुआ, हमारे लिए जो प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है वो हमारे सामने है, तो सामने होने से क्या होता है, हमें तो उसको गौण मात्र करना है, अपने प्रयोजनभूत वस्तु के ऊपर ध्यान देना है। और बोलता हूं मैं, आप सभी भी मतलब जितनी भी माताएं बहनें हैं ये शायद करती ही होगी। सब्जी बनानी है, सब्जी बनानी है तो क्या करती है? पहले थोड़ा सा एक छोटा सा घूंट लेके चख के देखती है, उसमें फिर पहले बार नमक चखेंगे, बाबा इसमें नमक ज़्यादा हुआ है कम हुआ है। दूसरी बार फिर थोड़ा सा लेंगे, एक हाथ बूंद, उसको चख के देखेंगे, उसमें देखेंगे इसमें मिर्च डली है या नहीं डली है। फिर एक और थोड़े से 1-2 बूंद लेंगे, उसको चख करके देखेंगे इसमें बराबर सब मसाले डाले हैं या नहीं डाले हैं, और कुछ कमी है ज़्यादा है। ऐसे कर करके वो सारी सब्जी का टेस्ट इंडिविजुअली बता सकते हैं, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्च ज़्यादा है, इसमें मसाले ज़्यादा है, कम है, धनिया जीरा ज़्यादा हो गए, जो कुछ भी है ये तो एक एक को चख करके कहा जाता है। प्रश्न है मेरा, माता बहनें करती क्या है? जिस समय में
वो कह रही है कि इसमें नमक ज्यादा हुआ है, क्या उस समय में उन्होंने मिर्च को नहीं चखा होगा? प्रश्न है मेरा, क्या उस समय मिर्च को नहीं चखा होगा? चक्का तो होगा। चखा तो होगा, परंतु उन्होंने किया क्या? को गौण किया ना। बराबर, मिर्च के स्वाद को किया गौण, नमक के स्वाद को किया ऊर्ध्व। और बोलता हूं, हाँ, आज माताएं बहनें बहुत फाइल पे आएंगी। मान के चलो खमन बनाए हैं, और हाँ, खमन बनाए तो बिगड़ गए, खमन बगड़ी गए अच्छे गुजराती में कहे तो। और साथ ही साथ हमने हलवा भी बनाया है। हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है, एकदम मतलब सब लोग उंगलियां चाटते रह जाए, इतना स्वादिष्ट बना है। माताएं बहनें क्या करती है, ये हलवा अरे ये हमने बनाया है, हमने अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यार से परोसा है तुमको। ये खमन क्यों इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं? क्या करे, एक कमबख्त गैस गई का, गैस अपने आप बंद हो जाता है, कभी चलता ही नहीं है अच्छे से। माताएं बहनें क्या कर रही है, हाँ, जो अच्छी बात है उसको कर रही है ऊर्ध्व, उसको कर रही है मुख्य। जो बात खराब हुई है, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा प्राय होता है। जो खमन या फिर जो ढोकले बने हैं उसको किया गौण। उसी प्रकार द्रव्य व्यवस्था, द्रव्य है, प्रमाण का द्रव्य है, उसमें वो ध्रुव अंश भी है और साथ ही साथ आपको पर्याय भी मिलेगी। परंतु पूरा प्रयोजन किससे होने वाला है, हमारा काम किससे सदने वाला है? उस ध्रुव अंश से सदने वाला है। इसीलिए ये आठवां न्याय कहता है क्या, कि ये ध्रुव अंश ही द्रव्य है। जीव मतलब क्या, तुम पर्याय वाला जीव ढूंढने जाओगे, उसमें तो मेरी सत्ता है ही नहीं, मेरी सत्ता तो मुझ में, और मुझ में मतलब क्या, वो ध्रुव अंश, पर्यायों से पार ऐसी जो वस्तु है वही जीव है, वही द्रव्य है। ध्यान से समझना, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, इसमें कई बार कंफ्यूजन बना रहता है। मैं आपको थोड़ा सा, आप चाहे तो चार्ट बना सकते हैं। ऊपर लिखिए द्रव्य, ऊपर लिखिए द्रव्य, दो ब्रांचेस कीजिए, प्रमाण की अपेक्षा और दूसरा नए की अपेक्षा। नए में भी ब्रैकेट में लिखिए आठवें नए की अपेक्षा। प्रमाण की अपेक्षा द्रव्य मतलब क्या, ध्रुव प्लस पर्याय इज इक्वल टू द्रव्य। आगम आधार दीजिए हमें, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। आप कहेंगे आप तो पर्याय कह रहे हैं, और यहां पे उत्पाद व्यय कहां से आया? अरे पर्याय कहा तो उत्पाद व्यय आ जाता है, उत्पाद व्यय कहा तो पर्याय समझ लेना चाहिए, ठीक है। और पर्याय के साथ साथ ध्रुव भी आ गया, तो जहां पर ध्रुव और पर्याय को मिला करके बात कही जाती है और उसे द्रव्य कहा जाता है, समझ लेना चाहिए ये आगम का कथन है या फिर ये प्रमाण की बात चल रही है। प्रमाण की अपेक्षा से द्रव्य को बताया जा रहा है। मान के चलिए, और ये स्पेशली आध्यात्मिक ग्रंथों में होता है कि पर्याय को इग्नोर करके जो अपनी प्रयोजनभूत वस्तु है, उस प्रयोजनभूत, उस ध्रुव अंश को ही द्रव्य बता दिया जाता है। कितने जन समझ रहे हैं? जी भैया। ठीक है, ये पर्याय भी मुझ में नहीं है, ये ऐसी बात कहना ये आठवें नय के लिए ही संभव है, ठीक है। रुको, तो कुल मिलाकर के बात इतनी चल रही है हमारी। आठवां नय, हाँ देखिए, अभी पर्याय एग्जिस्ट करती है, पर्याय द्रव्य में है, उस ध्रुव अंश में से उत्पन्न हुई है वह पर्याय, परंतु आठवां ने क्या करता है, पर्याय है ही नहीं, उसकी दृष्टि में सिर्फ ध्रुव अंश ही है। मेरी दृष्टि में कुपुत्र कोई पुत्र है ही नहीं, मेरी दृष्टि में तो सुपुत्र ही एकमात्र पुत्र है, ठीक है। उसी प्रकार आठवां ने कहते, क्यों, मेरे सारे प्रयोजन की सिद्धि ये सुपुत्र से ही होने वाली है। कुपुत्र तो नालायक है, पैसा खा के चला जाएगा,
कोई मेरा काम नहीं करेगा, मुझे तो वृद्धाश्रम में डाल के पटक देगा। ये सुपुत्र है जो बराबर से मेरी शुश्रूषा करेगा, मेरी सेवा करेगा, मुझे धर्म मार्ग में लगाएगा, मेरी स्थिरता करेगा, मेरा स्थितिकरण करेगा, मेरी समाधि मरण कराएगा। ये ऐसी उज्जवल भावना एक सुपुत्र के माध्यम से ही तो भाई, और मेरे सारे प्रयोजन की सिद्धि उसी से होने वाली है। पर्याय का आश्रय लेंगे तो क्या होगा? अच्छा मान के चलिए कुपुत्र का आश्रय लेंगे तो क्या होगा? अभी अभी बता दिया ना, वो तुमको मारेगा, वो तुम्हें तकलीफ देगा, तुम्हें अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा नहीं, तुम्हारी समाधि बिगाड़ देगा। पर्याय का आश्रय लेंगे तो क्या होगा? देखिए द्रव्य में दोनों बातें हैं, ध्रुवंश भी है, पर्यायांश भी है। पर्यायांश को मुख्य करेंगे या उसको ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? उसको ग्रहण करेंगे तो कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी आश्रय, बोलिए, अनित्य अंश का नहीं लिया जाता है। ये उदाहरण मैं आपको कई बार देते आ रहा हूं कि कभी भी गाड़ी के पहियों पर नहीं बैठा जाता। गाड़ी के पहियों पर बैठेंगे तो कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। कोई भी कभी भी मुसाफिर के साथ प्रीति नहीं करता है। मुसाफिर के साथ प्रीति करने वाला अवश्य ही ठगा जाता है। ठगा जाता है इन द सेंस वो फंस जाता है। मुसाफिर ने थोड़ी ना कहा था कि भाई आओ मेरे से प्रीति करो ना। मुसाफिर से प्रीति करना ये कोई कम मूर्खता नहीं है। उसी प्रकार जाते में अपना तो करना ये कोई सियानेपन की निशानी नहीं है। जो जाता है सो मेरा नहीं, और मेरा है सो जाता नहीं। तो मेरी वस्तु में क्यों ना मैं अहम करूं, वो मुझसे कभी दूर जाएगी ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत सरल बात है। आठवां है तो कहेंगे तो हाँ, सभी की जुबानें धड़ाधड़ चलने लग जाती है। मैं एक शुद्ध त्रिकाली, पर्यायों से पार, और क्या कहना चाहिए, शुद्ध द्रव्य, अनादि निधन, अनंत काल तक ऐसे ही बने रहने वाला, सिद्धो समान सदा पद मेरो। ये सबकी जुबानें धड़ाधड़ चलने लग जाती है। परंतु एक बात कहूं, जितनी सुलभता इस बात को कहने में है, उतना ही पुरुषार्थ हमें उसको प्राप्त करने में लगने वाला है। जिस अवस्था में हम विद्यमान है या वर्तमान में हम जी रहे हैं, उस अवस्था में रह करके हम किसी भी प्रकार से विचार नहीं कर सकते कि हाँ ये आत्म वस्तु की प्राप्ति करनी है, हाँ हस्तामलकवत, हाथ पर रखे आंवले के समान उसकी प्राप्ति हो जाएगी ना। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, सांसारिक विषयों को छोड़ना पड़ेगा, और छोड़े बिना हम उस वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर व्यर्थ में ही सुनने से बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो वो तो बस तोड़ता रटंत हो गया कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, कोई मतलब नहीं है। जब तक कि हमारी पर वस्तु में से, पर विषयों में से आसक्ति घटती नहीं है, तब तक इस स्व वस्तु में रुचि आएगी ही नहीं। सिंपल है ना। जब तक मुझे अपने टिफिन की महिमा आती नहीं कि बाबा मेरे टिफिन में सबसे बढ़िया माल रखा है, तब तक दूसरे के टिफिन में नजर जाने से रुकेगी ही नहीं। इसलिए माँ क्या करती है, अपने बच्चे को सबसे बढ़िया टिफिन मिले, उसको दूसरों के डिब्बे में झांकने की आवश्यकता ही ना हो, ऐसा टिफिन बना करके देती है। बराबर। परंतु ये तो माँ ने अपना काम कर दिया, जिनेंद्र भगवान ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने तो बता दिया कि तुम्हारा काम या फिर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वस्तु ये आत्मा है, तुम्हारा शुद्धात्मा है। परंतु ये उस जीव के ऊपर निर्भर करता है, इस तत्व को या इस बात को वो किस प्रकार स्वीकार करता है। अगर अभी भी वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि मेरा टिफिन सबसे उत्कृष्ट है, तब तक उसकी पर वस्तु के ऊपर या पर डिब्बे के ऊपर से नजर नहीं हटेगी। ये स्वयं जागृति की बात है। कोई दूसरा आकर के भले ही जागृत करे, परंतु जब तक स्वयं जागृति नहीं होगी इस विषय में, तब तक यूं ही अज्ञानी बने रहेंगे और नरक निगोद की यातनाओं को भोगते रहेंगे। अपने वस्तु की प्राप्ति हुए बिना दुख ही तो एक शरण होता है। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। क्या कह रहे हैं, जब तक मैं अपने घर में नहीं आता हूं तब तक मैं शांति से विश्राम नहीं कर सकता हूं। भले ही कितना टूटा फूटा झोपड़ा क्यों ना हो, वो गरीब भी आकर वहीं पर आकर के शांति की, सुख की वांछा मतलब अनुभव करता है। कितना पीछे से नाला बहता हो,
बाजू में कचरे का डेपो हो, या फिर क्या कहना चाहिए, कचरे का पूरा कूड़ा करकट डाला जाता हो, पूरी गांव की गंदगी वहां पर आती हो, फिर भी उस झोपड़े में वो अपने आनंद का अनुभव करता है। सेठ के पास उसको रुकने कहा जाए, आज के रात यहीं पर रुक जाओ, वो कहता है नहीं, अरे सेठ के घर में एसी में सोने मिलेगा, नहीं मुझे, अरे सेठ के घर में एकदम सुगंधित वातावरण है, वहां पर सोने मिलेगा, नहीं, मेरा घर जैसा भी हो मेरा अपना है। जब तक अपने ऐसे वस्तु की ऐसी महिमा नहीं आती है ना, तब तक कुछ काम नहीं बनने वाला है। व्यर्थ ही में फिर समय गंवाने में कोई अर्थ नहीं है। तो जरूरी है कि हम उस विषय को समझने के लिए हम स्वयं को प्रेरित करें, हम स्वयं प्रेरित हो जाए। कोई अन्य की प्रेरणा आपके लिए एक निमित्त जरूर हो सकती है, परंतु ये बात आपको स्वयं को ही समझनी पड़ेगी। ये स्वयं पुरुषार्थ का मार्ग है, कोई दूसरा आकर के लिए हमारे लिए पुरुषार्थ करने नहीं बैठा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई दूसरा करे और फल आप भोगे, करे दाढ़ी वाला भोगे मूंछ वाला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप करें, आप इस सुख को प्राप्त करें। एज यू सो सो शैल यू रीप। 8वें नय के विषय में मैंने एक भूमिका मात्र जमाई है। विशेष चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे, मैं आज ज्यादा विषय नहीं बढ़ाऊंगा। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। देखिए, हाँ, सबसे आसान अगर कोई नय है समझने के लिए तो ये 8वां नय है। सिंपल, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। आपको ऐसी वस्तु की खोज करनी है जिसमें पर्याय ही नहीं है। अरे ये जितने भी भेद प्रभेद हम देख रहे थे कि अशुद्ध पर्याय, ये अशुद्धता, ये विकार, ये विकृति, ये सब पर्याय ही की तो देन थी। द्रव्य आज तक कहाँ अशुद्ध हुआ है? वो अशुद्धता तो पर्याय को लेकर थी ना बाबा, और इसी के लिए तो ये सब झंझट खड़े हुए। 7वां नय, 6वां नय, तीसरा नय, दूसरा नय, ये पर्याय को लेकर के या उस कर्म को लेकर के ही तो हुए थे। जब पर्याय और कर्म की सत्ता ही, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ओके, मैं एक बात कहते कहते रह गया। हाँ, 8वें नय के बारे में ये कह रहा था, ये समझने में सबसे आसान है। अरे जब पर्याय ही नहीं है वहां पर, जहां कर्म ही नहीं है, पर्यायों से पार जिसको कहा जाता है, तो ये सब अवस्थाओं में ढूंढने का झंझट ही खत्म हो जाता है ना। और जहां पर भी ये जितने भी भेद, देखिए विकल्प किसको लेकर के होता है, दुख किसको लेकर के होता है। जितने ज्यादा विकल्प, जितने ज्यादा भेद प्रभेद, उतने ज्यादा विकल्प होंगे, और जितने ज्यादा विकल्प उतना ज्यादा दुख होगा। जहां पर भेद प्रभेद ही नहीं है, जो निर्विकल्प अवस्था है, निर्विकल्प दशा है, निर्विकल्प वस्तु है, असंयोगी वस्तु है, तो उस असंयोगी वस्तु को प्राप्त करना या फिर उसके बारे में चर्चा करना यह अत्यंत सुलभ कही जाती है। इसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं है, तो सहजता का मार्ग है। सहजता से इसमें इतनी बातें निकल सकती है, इसी के बारे में गुणगान किया जाता है। गुरुदेव भी तो क्या करते थे, वो ऐसा थोड़ी पढ़ते जरूर होंगे, परंतु उनके वचनों में, उनकी वाणी में वो आत्मा की बात एकदम सरलता से निकल जाती थी। क्यों? अरे सबसे सरल वस्तु यही तो है, जहां पर पर्याय नहीं, पर्याय संबंधी कोई विकल्प नहीं, कोई भेद प्रभेद नहीं, जहां कर्मों की कोई दशा की बात नहीं, तो ऐसी वस्तु को हम कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब इससे सरल वस्तु और कोई क्या हो सकती है? यही बात को लेकर के उन्हें ऐसे कुछ प्रिपेयर थोड़ी करना पड़ता, और इसीलिए तो उन्होंने समय सार बोलिए 19 बार चलाया। उस आत्म वस्तु की चर्चा करने में उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, सरलता से बात होती है। ठीक है, चलिए रुकते हैं, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।